हेलो फ्रेंड्स, व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर बुक है। इसके राइटर हैं मार्शल गोल्डस्मिथ। इसमें मैं अभी तक 11 हैबिट्स के बारे में बात कर चुकी हूँ जो हमारी पर्सनैलिटी को वीक बनाती हैं और लोगों से हमारे कनेक्शंस को भी वीक करती हैं। तो आइए आज इस एपिसोड में हम कुछ और हैबिट्स को लेते हैं। 12th हैबिट में ले रही हूँ मेकिंग एक्सक्यूजेस, यानी बहाने बनाना। वो भी गलती करने के बाद, मिस्टेक्स करने के बाद ये कहना आई एम सॉरी, आई एम लेट, ट्रैफिक ज़्यादा था। कभी ट्रैफिक पर ब्लेम डाल देना, कभी कोई लेम एक्सक्यूज़ दे देना। सोचिए, आपकी वजह से लोगों ने वेट किया, आपको थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। यदि आप पहले पहुंच जाते, आप वेट कर सकते थे, बट कोई आपके लिए वेट करे? नो। क्या पहले पहुंचने पर आप कहेंगे सॉरी कि मैं जल्दी पहुंच गया हूं? नहीं। तो एक्सक्यूजेस के भी दो तरीके हैं। एक ब्लंट एक्सक्यूज होता है, एक सटल होता है। ब्लंट तरीका होता है, फॉर एग्जांपल आप अपनी लंच डेट मिस कर देते हैं तो आप एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे असिस्टेंट ने गलत डेट मुझे बताई थी, मार्क करके रखी थी। मतलब आप डेट नहीं भूले, आप उनको, जो जिनके साथ आपकी डेट थी, उनको इम्पोर्टेंट ही नहीं समझ रहे। या आपका असिस्टेंट गलत है, आपने उसको गलत ठहरा दिया, ब्लेम कर दिया असिस्टेंट को, खुद को बचा लिया उसके लिए। द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ एक्सक्यूज इज दैट वी रियरली गेट अवे विद इट। ये एक इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, या ये तरीका नहीं है कि कोई आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप बहाने बनाने में कितने अच्छे हैं। बहाना बनाने वाला व्यक्ति किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर बिल क्लिंटन का उदाहरण है, जो उन्होंने मोनिका लेविस्की स्कैंडल में से डील करने के लिए दिया था। हालांकि उनका व्यवहार किसी भी एक्सक्यूज के लायक नहीं था, फिर भी वो ऐसा एक्सक्यूज देते थे। सेकंड एक्सक्यूज का एक तरीका होता है सटल। जब हम अपनी आदत का बहाना बनाकर क्या करते हैं कि ये तो हमारे डीएनए का दोष है, और हम बचने की कोशिश करते हैं कि अब ये आदत नहीं बदल पाएगी, ये तो हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है। लाइक मैं तो इम्पेशेंट हूँ, लाइक मैं तो लास्ट मिनट पर ही चीज़ें करता हूँ, और पुट ऑफ थिंग्स टू लास्ट मिनट, डिले करता हूँ, पोस्टपोन करता हूँ चीज़ों को। मेरा टेम्पर बहुत क्विक है, एंग्री है हो जाता हूँ बिना कारण के। आई एम हॉरेंडस, बैड हूँ मैं टाइम के मामले में, टाइम मैनेजमेंट के मामले में। बेकार की चीज़ों पे टाइम बर्बाद कर देता हूँ, और आप उसके लिए क्या बोलते हैं? मैं ऐसा ही हूँ और ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। वो खुद को एक स्टीरियोटाइप बना के दिखा देते हैं। दे यूज दिस स्टीरियोटाइप टू एक्सक्यूज अदरवाइज इनएक्सक्यूजेबल बिहेवियर। और ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर वाली जो कहानी है, एक्चुअली हर व्यक्ति के बचपन में छिपी हुई है। जब हमारे पेरेंट्स हमको ये कहते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते टाइप, आई मीन, इनफैक्ट दीज स्टोरीज मे हैव नो बेसिस। ये जो कहानियाँ या बातें हमें बताई जाती हैं, जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, राइटर अपनी लाइफ का ही एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि उनकी मदर उनको स्मार्ट तो मानती थी, लेकिन वो उसको हमेशा ये कहती थी कि आप में मैकेनिकल स्किल्स नहीं हो सकती। और उन्होंने राइटर को कभी भी कार या टूल्स पे काम ही नहीं करने दिया। तो राइटर बताते हैं कि जब वो पीएचडी कर रहे थे तो उनको अपने बारे में कुछ लिखना था, अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में। तो उन्होंने लिखा कि उनकी अच्छाई है, वो राइटिंग अच्छा करते हैं, एनालिसिस अच्छा करते हैं, अच्छी स्पीकिंग करते हैं। लेकिन उनकी नेगेटिव साइड ये है कि वो मैकेनिकल स्किल कभी सीख ही नहीं सकते। अब उन्होंने उसका प्रूफ देने के लिए लिखा कि एक बार उन्होंने एक यूएस आर्मी का मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, जिसमें उनके नंबर कम आए थे, और उनकी मदर की कही हुई बात भी प्रूव हो जाती है कि उनमें मैकेनिकल स्किल है ही नहीं। तब उनके जो पीएचडी के प्रोफेसर थे, उन्होंने उसको समझाया कि तुम मैथमेटिक्स में अच्छे हो, तुम और चीज़ों में अच्छे हो,
तो तुम ये क्यों मानते हो कि तुम मैकेनिकल प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं कर पाओगे। राइटर कहते हैं तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझ में ये जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपनी माँ की बार बार कही हुई बात को ही सच मानने लगा था। लेकिन उनको रियलाइजेशन अब हुआ और उन्होंने सोचा कि मेरी फैमिली डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, और ना ही कोई एप्टीट्यूड टेस्ट डिसाइड कर सकता है। हमें खुद को कहना सीखना होगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और याद रखिए, यदि कोई आपसे कहे कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो उनको विश्वास मत कीजिए। और यही बात आपके बिहेवियर पर भी लागू होती है। आपकी कोई अनोइंग हैबिट है, कोई परेशान करने वाली आदत है, आप लोगों को जजमेंट देते हैं, गंदे या भद्दे कमेंट करते हैं, किसी को क्रेडिट नहीं देते हैं, तो ये कोई जन्मजात बीमारियां नहीं हैं या जन्मजात कमियां नहीं हैं। इफ वी कैन स्टॉप एक्सक्यूजिंग ourselves, we can get better at almost anything we choose। तो आप भी बेटर बन सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है हमारी क्लिंगिंग टू द पास्ट, अपने पास्ट से चिपके रहना। साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियरल कंसल्टेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जो गलत व्यवहार है, एरेंट बिहेवियर की वजह होती है, दे बिलीव व्हेन इट्स हिस्टेरिकल इट्स हिस्टोरिकल। यदि कोई व्यक्ति परफेक्शनिस्ट है या लगातार अप्रूवल मांगता रहता है, तो इसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कभी भी अच्छा नहीं बताया, उसको कभी नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। या कोई व्यक्ति नियमों को मानता ही नहीं, वो सोचता है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स ने उसे पैम्पर किया है। डॉटिंग पेरेंट्स ने उसकी इम्पोर्टेंस को इन्फ्लेट कर दिया है, बढ़ा दिया है। यदि आप किसी अथॉरिटी के सामने डर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव अ कंट्रोलिंग मदर एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास्ट में छिपी हुई होती हैं। राइटर कहते हैं इस तरह के लोग जो पास्ट से चिपके रहते हैं वो समझ ही नहीं पाते, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हालांकि अंडरस्टैंडिंग से या एक्सेप्टेंस ऑफ पास्ट से भी कोई फायदा नहीं है यदि उस वजह से इस व्यक्ति का फ्यूचर बर्बाद हो रहा हो। तब उसे समझ जाना चाहिए कि अब इस स्थिति को बदलना चाहिए, यानी अपने पास्ट से उसे चिपके नहीं रहना है, अभी उसे उसको बदलना पड़ेगा। राइटर का व्यू है कि जो ये बात समझना चाहते हैं कि वो ऐसे क्यों हैं, वो भी कन्विंस नहीं हो पाते कि पास्ट की चीज़ों का कोई हल नहीं है। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, ना ही पास्ट को दोबारा लिखा जा सकता है, या उसकी वजह से आप बार बार जो एक्सक्यूज आप देते हैं उनसे कोई फायदा होने वाला है। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग फिर भी अपने पास्ट में रहना पसंद करते हैं, स्पेशली वो किसी और पे ब्लेम करके कि जो उनकी लाइफ में गलत हुआ वो उस व्यक्ति की वजह से हुआ था, लाइक दैट। आई मीन यूज देयर पास्ट एज अ वेपन अगेंस्ट अदर्स। और दूसरा रीजन होता है पास्ट से चिपके रहने का, अपने पास्ट की कोई पॉजिटिव चीज, जैसे कोई उसने अच्छे अचीवमेंट लाइफ में यंग एज में किए, तो वो उनको शो करता है कि मेरी इतनी खराब परिस्थिति होने के बावजूद भी मैंने ये किया। और वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा के रखता है। एक सेल्फ सर्विंग स्टोरी, यानी खुद को अच्छा दिखाने की कहानी, वो अक्सर लोगों को सुनाता रहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं ये करता था वो करता था टाइप। एंड आई मीन ब्लेमिंग समवन और समथिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम इसलिए फेल हुए, ये हुआ था वो हुआ था टाइप। लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपने फेलियर के लिए किसी को ब्लेम नहीं करते, वो एक अलग तरीका यूज करते हैं। ये एक्सक्यूज का ही एक अलग ही फॉर्म है, एक अलग ही रूप है, एक ऑल्टरनेटिव मैनर है। लाइक हमने पैसा कमाया अपने बच्चों के लिए। राइटर यहाँ पे अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम खुद को कितनी पिटी सिचुएशन में रख देते हैं। वो कहते हैं कि एक बार वो अपनी बेटी जो 7 साल की थी उस पे अपनी गुस्सा निकाल रहे थे, खीज निकाल रहे थे, क्योंकि उनको कोई प्रोफेशनल सेटबैक की वजह से उन्हें
गुस्सा आया हुआ था जो उन्होंने अपनी बेटी पे निकाला। हालांकि इस तरह की बात बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, उन्हें गुस्सा किसी और बात पे आ रहा होता है और वो अपने किड्स पे उसको शो कर देते हैं। और वो इस तरह से बोल रहे थे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं कितना गरीब था और तुम कितनी अच्छी स्थिति में हो, मैंने पैसे कमाए, ग्रेजुएशन की, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो लड़की जो थी राइटर की, वो बहुत ध्यान से सुनती रही उनकी बातें, लेकिन जब वो उनकी भड़ास राइटर की निकल गई तब उसने कहा, डैडी ये मेरी गलती नहीं है कि आपने पैसा बनाया। राइटर कहते हैं उस समय उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये ठीक कहती है, शी इज राइट। मैं उससे कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि उसे कैसा लगता है जब गरीब होते हैं लोग, क्योंकि मैंने खुद ही वर्क हार्ड करना चूज किया था। आई चूज टू वर्क हार्ड एंड मेक मनी। उसने शी डिडंट। मैं कितनी चतुराई से उसे ये दिखा रहा था कि मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा हूँ और अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा था। सो राइटर कहते हैं कि दूसरों को ब्लेम करना फॉर द चॉइस यू मेड, जो चॉइसेस आपने कभी पास्ट में अपने लिए बनाई थी। और ऐसा होता है कि यदि आपके चॉइसेस से आप कुछ अच्छा कर लेते हैं तो फिर आपके पास और ज़्यादा बातें होती बढ़ा चढ़ा कर बोलने के लिए कि देखो मैंने ये चॉइस बनाई थी तो मुझे इतनी सक्सेस मिली, ऐसे मिली। तो ये बहुत ही पर्सनैलिटी को वीक करती हैं ये इस तरह की प्रॉब्लम। नेक्स्ट हैबिट है हमारी प्लेइंग फेवरेट। प्लेइंग फेवरेट का मतलब होता है पसंद के अनुसार लोगों को रेट करना, यानी ये अच्छा है ये बुरा है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम अक्सर क्लियरली दूसरों में देख लेंगे कि देखो वो इतना बायस्ड है, पर हम ये बात अपने खुद में नहीं देख पाते। वर्क प्लेस पे अक्सर देखा जाता है कि लोग बॉस को क्रिटिसाइज नहीं करते बल्कि उसकी तारीफ करते रहते हैं और उसके रिटर्न में बॉस का फेवरेट बने रहना चाहते हैं। और ये एक बहुत गलत बिहेवियर है। यदि हम केयरफुल नहीं रहते हैं तो हम लोगों को डॉग की तरह से ट्रीट करते हैं, कुत्ते की तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को फेवर करने लगते हैं और जो बिना सोचे हमारी तारीफ करते रहते हैं लोग। डॉग का एग्जाम्पल राइटर ने यहाँ इसलिए दिया कि घर में वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, लेकिन यदि उनमें से सबको से पूछा जाए कि तुम्हारा फेवरेट कौन है तो सब लोग डॉग को कहेंगे। और डॉग उनका फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि डॉग एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है दूसरे लोगों के मुकाबले में, क्योंकि वो हमेशा आपको खुश रखता है। डॉग इज ऑलवेज हैप्पी टू सी यू। और द डॉग नेवर टॉक्स बैक, वो कभी आपसे उल्टा जवाब नहीं देगा, आपको प्यार भी करेगा कंडीशनल, नो मैटर वॉट यू डू। इन अदर वर्ड्स डॉग इज अ सक अप। सो बी केयरफुल। इस तरह के बिहेवियर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो हमें फेवर करे, उन्हें हम फेवर करें। दिस इज रॉन्ग। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग सिर्फ फ्लैटरी करते हैं, बटरिंग करते हैं, वो अच्छे एक्टर होते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका हमारी लाइफ में क्या योगदान है। यदि उनका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। ये ना हो कि सिर्फ उनकी फ्लैटर करने की आदत को ही आप रियल माने। वो एक्चुअल में आपके लिए क्या करते हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। और ये हमारी फॉल्ट है कि हम इस व्यवहार को बढ़ावा देते हैं और यही व्यवहार जब हम दूसरों में देखते हैं तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो झूठी प्रशंसा हमें इफेक्टिव पर्सन बनने से रोकती है। अब आगे एपिसोड में मैं आपको कुछ 5 हैबिट्स और रह गई हैं उनके बारे में बात करूंगी।